नमस्कार। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 2 भारत 1960 के बाद की घटनाएं इस पाठ का अध्ययन करेंगे। वर्ष 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 1950 में भारत ने संविधान का अंगीकार किया और भारत प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि जो हमारा भारत है, जो आज़ादी का वर्ष है 1947 और हमें 1950 में क्या हुआ, भारत ने संविधान का अंगीकार किया। उसके तहत भारत प्रभुता संपन्न और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र अर्थात क्या। लोकतंत्र अर्थात लोगों द्वारा चलाया गया शासन। जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं था तब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे और उस समय उनकी हुकूमत चला करती थी। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तब वह लोकतांत्रिक बन गया। उसने लोकतंत्र को अपनाया, अर्थात लोगों द्वारा और लोगों के लिए ही चलाया गया शासन उसने अपनाया। भारतीय समाज विविधताओं में संपन्न है तथा इस समाज में विविध भाषा, जाति, वंश और धर्म के लोग रहते हैं। भारतीय समाज विविधताओं से संपन्न है। हमारा जो भारत है विविधताओं से संपन्न ऐसा हमारा भारत है और यहाँ पर बहुत सी विविधताएं हमको देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत जो है पहचाना जाता है विविधता में एकता के रूप में, क्योंकि यहाँ पर समाज में विविध भाषाएं हैं। अगर हम आसपास के लोगों को देख ले तो हमारे आसपास में ही लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हुए नजर आएंगे। भारत में अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक प्रकार के वंश है और बहुत सारे धर्म भी हैं। और इस तरीके से अलग अलग भाषा होने के बावजूद, जाति होने के बावजूद, धर्म अलग है, वंश अलग है, यहाँ के लोगों का रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है, संस्कृति अलग है, फिर भी भारत मिसाल है विविधता में एकता की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के प्रारंभिक समय में भारत को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास से जुड़ी समस्याओं को हल करना था। अब भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद उसे कुछ समस्याओं को हल करना पड़ गया और ये समस्याएं थी आर्थिक रूप से, किस तरीके से हम मजबूत बने। राजनीतिक समस्या भारत के सामने आ गई और सामाजिक विकास की समस्या भी जो है भारत के सामने आ गई और इन समस्याओं को हल करना अति आवश्यक हो गया देश की प्रगति के लिए। योजना आयोग का गठन करना और औद्योगिकरण को प्राथमिकता देना, इन दो बातों को आर्थिक विकास को साध्य करने और देश की दरिद्रता की समस्या को दूर करने के उपाय के रूप में स्वीकार किया गया है। अब हमारे सामने समस्या आ गई थी, आर्थिक रूप से हम कैसे मजबूत बने, राजनीतिक रूप से हम किस तरीके से पहल करें और सामाजिक विकास किस तरीके से करें। तो यहाँ पर दो प्रकार से चुनाव किया गया, दो प्रकार की पहल की गई, दो बातों को रखा गया कि हम क्या करें, योजना आयोग का गठन करें। योजना आयोग एक ऐसा आयोग जो योजनाएं बनाती है और औद्योगिकरण, किसी भी काम की अगर योजना बन जाए तो वो काम बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है क्योंकि वह योजनाबद्ध होता है। तो योजना आयोग का गठन किया गया कि किस तरीके से योजना बनाई जाए ताकि भारत की जो समस्याएं हैं, आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, तो ये किस तरीके से इसका हल हो सके। और औद्योगिकरण को प्राथमिकता इसलिए दी गई क्योंकि अगर उद्योग धंधे रहेंगे तो लोगों को काम मिलेगा और जब काम मिलेगा लोगों को तब
उनकी रोज़ी रोटी बन जाएगी और उनका जीवन सफल बन जाएगा। अगर लोग मजबूत हैं आर्थिक रूप से तो स्वयं ही जो हमारा समाज है वो भी मजबूत बनेगा और हमारा राष्ट्र भी मजबूत बनेगा। चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाना तथा लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति हमारे विश्वास के कारण हमें राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त करना संभव हुआ। साथ ही उन अनगिनत सामाजिक सुधारों को प्रत्यक्ष में उतारने के प्रयास किए गए जिन सुधारों में कमज़ोर समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों का समावेश था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे कमज़ोर समाज है, जो पिछड़े समाज है, उनके लिए भी नीतियाँ निर्धारित की गई, उनके लिए भी योजनाएं बनाई गई, विभिन्न कार्यक्रमों का समावेश किया गया। क्योंकि अगर हम किसी एक वर्ग को भी छोड़ देते हैं तो हमारा देश प्रगति करने में अक्षम रहेगा और इसीलिए देश को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग को मजबूत बनाना आवश्यक हो गया और उनके लिए विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न नीतियों का समावेश किया गया। अब हम देखेंगे 1960 का दशक। भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करने वाली कई घटनाएं वर्ष 1960 के दशक में घटित हुई। हम जो है बात कर रहे हैं यहाँ पर 1960 के दशक की हम बात कर रहे हैं कि 1960 का दशक इतना महत्वपूर्ण क्यों रहा। पुर्तगालियों के आधिपत्य में गोवा, दमन और दीव प्रदेश थे। जो पुर्तगाली थे उनके आधिपत्य मतलब उनके अधिकार में कौन कौन से प्रदेश हो गए थे? गोवा था उनके अधीन में, दमन था और दीव। तो ये तीनों प्रदेश गोवा, दमन और दीव, यहाँ पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था, उनका अधिकार था। ये प्रदेश पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त हुए तथा वे भारत संघराज्य के अंग बने। यहाँ पर जो गोवा, दमन और दीव ये भी जब मुक्त हुए तो ये भारत में शामिल हो गए, ये राज्य को भारत में शामिल कर लिया गया था। देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 1950 से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। 1950 से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था, जो देश की सीमा है। अंततः इस तनाव की परिणति दोनों देशों के बीच सीमा रेखा युद्ध में हुई और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सीमा रेखा बन गई, दोनों देशों के बीच में एक सीमा रेखा बन गई भारत और चीन के बीच में। अगर हम आज समाचार देखते हैं बच्चों, तो आज भी हम इस तनाव को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भारत और चीन जो है यहाँ पे तनाव शुरू है। जो हम बोलते हैं ना बॉर्डर, हमारी उस बॉर्डर में हमारे भारत के जो सीमा है वहाँ पर आज भी भारत और चीन के बीच में हम तनाव देख पाते हैं। यह युद्ध मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में हुआ। यह हुआ वर्ष 1962 में। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात के कालखंड में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का नेतृत्व किया। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात के कालखंड में जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने बखूबी बहुत ही अच्छे नेतृत्व के साथ में भारत का नेतृत्व किया और भारत को एक सशक्त भारत के रूप में प्रस्तुत किया। वे भारत की विदेश नीति के शिल्पकार थे। भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके द्वारा दिया गया योगदान बहुमूल्य है और जो उन्होंने आर्थिक विकास जो भारत का किया है, बहुत बड़ा योगदान हमें पंडित नेहरू जी से प्राप्त हुआ है। वर्ष 1964 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का निधन हुआ। इसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। अर्थात हमारे आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उनकी जब
मृत्यु हुई 1964 में, तब उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी उनकी जगह पर प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल के वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को लेकर पुनः एक बार युद्ध हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि जो स्थिति उस समय थी, आज भी हम देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या, जो आज भी हम देख पा रहे हैं कि वो भी अभी भी आज सुलझा हुआ मुद्दा नहीं बना है। तो उस समय से ये बात चली आ रही है। दोनों देशों के बीच सोवियत यूनियन के मध्यस्थी, बीच बचाव अर्थात मध्यस्थी मतलब बीच बचाव करने का प्रयास किया गया। लाल बहादुर शास्त्री ने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया और इसी नारे के माध्यम से उन्होंने भारतीय किसान और जवान, जवान मतलब सैनिक को का महत्व रेखांकित किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एक नारा दिया, जो नारा था जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, यहाँ पे जवान अर्थात कौन है? सैनिक, जो हमारी सरहद पर तैनात है, वो सैनिक जो हर पल हमारे देश की रक्षा करते हैं, निगरानी करते हैं और हमें सुरक्षित रखे हैं। उनके बारे में हमें उन्होंने बताया है कि कितने महत्व के हैं ये लोग, जो जवान हैं हमारे देश के। उसी प्रकार किसान जो है वो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि किसान जो है सारे भारत के लिए अन्न उपजाता है और उनकी जो सेवा है, खेती करके अन्न देना, ये सेवा है और ये बहुत बड़ी सेवा वे मानते हैं। और इस तरीके से ये जो दो क्षेत्र है, जो जवान है और जो किसान हैं, वो पूरी तरीके से समर्पित है अपने देश के लिए और इसलिए इन्हें बहुत सम्मान के साथ सम्मानीय शब्द कहा है और उनका नारा भी बना लिया है कि जय जवान जय किसान। वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हुआ और यहाँ पर हम देखते हैं कि 1966 में ही क्या हो गया है, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका भी निधन हो गया है। अब आता है वर्ष 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला देखा कि हमारे प्रधानमंत्री कौन बने आज़ादी के बाद, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और अब कौन बनी है 1966 में इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री बनी भारत की। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान के प्रति दमन नीति का अवलंबन किया। यही दमन नीति पूर्व पाकिस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने का कारण बनी। इस आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीब उर रहमान की मुक्ति सेना ने किया। पूर्व पाकिस्तान की उस समस्या का परिणाम भारत पर भी हुआ, क्योंकि पूर्व पाकिस्तान से करोड़ों शरणार्थी भारत में आ गए। अब दशक आता है 1970 का दशक। वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध की परिणति बांग्लादेश के स्वतंत्र होने में हुई। परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति स्थापित करने हेतु करना हमारी नीति है और हम देखते हैं कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो परमाणु ऊर्जा है उसका इस्तेमाल भी किया गया शांति स्थापित करने के लिए। इस नीति के एक अंग के रूप में भारत ने वर्ष 1974 में राजस्थान के पोखरण में भूमि के अंदर सफल परमाणु परीक्षण किया। वर्ष 1975 में सिक्किम की जनता ने भारतीय संघराज्य में विलीन होने के पक्ष में मतदान किया और उसके अनुसार भारतीय संघराज्य में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इस दशक में भारत की राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न हुई। वर्ष 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव प्रचार में
सरकारी साधनों के दुरुपयोग किए जाने का निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनाया। इसका विरोध जताने के लिए संपूर्ण देश में हड़तालें हुई। इस बीच जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुए। फलस्वरूप परिस्थिति अधिकाधिक विकट और जटिल बन गई। जब देश में कोई हलचल होती है तो परिस्थिति बहुत ही विकट और जटिल बन जाती है, क्योंकि लोग जो है एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते हैं और इस कारण लोगों में ही आपस में समस्या और बखेड़ा उत्पन्न हो जाता है। देश में कानून और व्यवस्था चरमरा गई और उस समय की जब बात है तो उस समय क्या हुआ, देश की जो कानून व्यवस्था थी वो बुरी तरह से चरमरा गई थी। मतलब कानून जो है नष्ट होता जा रहा था और उस कानून के मुताबिक कार्य नहीं हो पा रहा था। परिणामतः सरकार ने संविधान में उल्लिखित आपातकालीन स्थिति से संबंधित प्रावधान के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया और यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना आवश्यक हो गया था और इसलिए सरकार ने इस कार्य को किया। आपातकाल में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए गए। आपातकाल के कारण भारतीय प्रशासन व्यवस्था में अनुशासन आ गया, परंतु इस कारण मानवीय अधिकार भी सिकुड़ गए। राष्ट्रीय आपातकाल की यह कालावधि वर्ष 1975 से 1977 तक रही। इसके पश्चात आम चुनाव संपन्न हुए। आपातकाल की पार्श्वभूमि में कई विरोधी दल इकट्ठे आए और उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जनता पार्टी जो है सामने आई और इसका उगम किस तरीके से हुआ। इस नई गठित जनता पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से पराजित किया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, परंतु उनके नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार आपसी मतभेदों के कारण अधिक समय तक चल नहीं सकी। इसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों की जो दशक है उसके अनुसार अलग अलग प्रधानमंत्रियों के नाम हम देखते जा रहे हैं कि किसके बाद कौन प्रधानमंत्री बना। मतलब इंदिरा गांधी के बाद में मोरारजी देसाई और उसके बाद में चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार भी अल्पकाल की रही। वर्ष 1980 में पुनः चुनाव हुए और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आई। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब राजनीति होती है या चुनाव होते हैं तो व्यक्ति जो है चुनकर आ सकता है या हार सकता है और ये क्रम उनका चलता ही रहता है। वर्ष 1980 का दशक, इस दशक में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पंजाब में सिखों ने स्वतंत्र खालिस्तान राज्य की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया। यहाँ पर जो सिख भाई थे उन्होंने क्या किया, एक अलग राज्य बनाने की मुहिम चलाई। उसके लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन ने अत्यंत उग्र और भयानक स्वरूप धारण किया। वास्तव में इस आंदोलन को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। वर्ष 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आश्रय लिए हुए आतंकवादियों को मंदिर से निष्कासित कर देने के लिए भारतीय सेना को वहां भेजना पड़ा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना का जो कार्य है, यहाँ पर भी वे बड़ी सजगता से इस कार्य को कर रहे हैं आतंकवादियों को भगाने के लिए। श्रीमती इंदिरा गांधी की सुरक्षा रक्षक दल के सिख रक्षकों ने ही उनकी हत्या की। इसी कालावधि में पूर्वोत्तर भारत में उल्फा संगठन द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया। 1984 में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की बागडोर अपने हाथ में ली। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक सुधार लाने का प्रयास किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजीव गांधी है उन्होंने जो हमारा देश है प्रगति के लिए जब हम पहल कर रहे थे, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुधारा
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको भी उन्होंने बहुत आगे लेकर गए, उसमें भी उसने सुधार किया और प्रयत्न किया कि भारत सफल हो सके। राजीव गांधी ने श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करने में पहल की। तमिल समुदाय को देश के भीतर स्वायत्तता देकर श्रीलंका की अखंडता को बनाए रखने के श्रीलंका के प्रस्ताव को उन्होंने समर्थन दिया, परंतु इस संदर्भ में उनके द्वारा किए गए प्रयासों को सफलता नहीं मिली। रक्षा सामग्री को लेकर और विशेष रूप से बोफोर्स कंपनी द्वारा दूर तक मार करने वाली तोपों की खरीदारी के मामले में हुए भ्रष्टाचार के कांड में उनकी कड़ी आलोचना हुई। इस अवधि में हुए चुनावों में राजनीतिक भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना और इस आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई। इसके बाद अलग अलग दल इकट्ठे हुए और जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति निर्धारित की। यह उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए उन्होंने आरक्षण नीति की शुरुआत की। दल के अंतर्गत चलने वाले विवादों, कलहों के कारण वे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने नहीं रह सके। वर्ष 1990 में चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार भी अल्पकालिक रही। वर्ष 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान श्रीलंका के लिट्टे LTTE संगठन ने राजीव गांधी की हत्या की। 1960 के दशक के अंत में जम्मू और कश्मीर में असंतोष धधकना प्रारंभ हुआ। वहां चलने वाली आतंकवादियों की गतिविधियों ने कश्मीरी पंडितों को वहां से भाग जाने के लिए विवश किया। यह समस्या अधिकाधिक गंभीर बनती गई और अब इस समस्या ने आतंकवाद का स्वरूप धारण कर लिया। तो बच्चों, हम देखते हैं कि जो इतिहास हो चुका है, अब आज अगर हम अपने न्यूज़ को देखते हैं, अपने समाचारों को देखते हैं, तो फिर वही समस्या हमारे सामने ऐसा लगता है कि दोहराई जा रही है। तो अब हमें मिलकर एकजुट होकर प्रयास करना पड़ेगा कि इस तरीके की घटना, इस तरीके की वारदात अब फिर इतिहास में न हो। तो बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। इसका अगला भाग हम अगली तासिका में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।